हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे हमने बोला था कि नेक्स्ट लेसन में हम साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हेयर वी आर विद द टॉपिक। इसको ध्यान से समझिएगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से एंजॉय भी करेंगे और इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेंगे। ठीक है। सो द टॉपिक इज़ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। क्या होते हैं ये साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, क्या इसका मतलब है? नाउ इस साइटोस्केलेटल वर्ड से ही आपको इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो किस चीज़ का है ये स्केलेटन? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर हैं, साइटोप्लाज्म में हैं और सेल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मीनिंग तो हमको क्लियर हो गया कि ये ग्रुप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर हैं और सेल को सपोर्ट कर रहे हैं। लोकेशन कहाँ है इनकी? ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाते हैं, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर कि दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बट नॉट इन प्रोकैरियोट्स। कॉम्पोजिशन, किस चीज़ से बने हुए हैं ये थ्रेड्स? दीज थ्रेड्स ऑफ साइटोस्केलेटन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। काम क्या है इनका? दे गिव सपोर्ट, they give mechanical support, maintain shape and provide motility to the cell। क्या क्या काम कर रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं, शेप मेंटेन कर रहे हैं और सेल को मूव करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है। अब साइटोस्केलेटल जो एलिमेंट्स हैं, वी हैव मेनली 3 क्लासेस या 3 कैटेगरीज या 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट: माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्रिब्यूल। इनके जो साइज हैं वो भी फ़र्क है। माइक्रोफिलामेंट का जो डायमीटर है दैट इज़ 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोट्रिब्यूल इज़ अबाउट 25 नैनोमीटर। 5 नैनोमीटर फॉर माइक्रोफिलामेंट, 25 नैनोमीटर फॉर माइक्रोट्रिब्यूल। और इन दोनों के बीच का जो साइज़ है 10 नैनोमीटर, वो आपका आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट में। माइक्रोफिलामेंट कहाँ प्रेजेंट है? माइक्रोफिलामेंट हमारी बॉडी के मसल्स में प्रेजेंट है। ठीक है। जो एक्टिन फिलामेंट के नाम से हमारे मसल्स में प्रेजेंट है। हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन और मसल्स वाला लेसन में इसकी डिटेल स्ट्रक्चर्स को हम एक बार वहाँ पर भी स्टडी करेंगे। अमीबा में, माइक्रोफैज में, कुछ ये देखिए आप, अमीबा की बॉडी के एजेस पर यू विल बी एबल टू सी माइक्रोफिलामेंट और ये रिस्पॉन्सिबल है अमीबॉइड मूवमेंट के लिए। ठीक है। द कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट जो आपने पढ़ना है डिटेल्ड में, वो माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि इसी से आपके सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, इन सब की फॉर्मेशन में माइक्रोट्यूब्यूल का काम आता है। किस तरीके का ये माइक्रोट्यूब्यूल है? ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल बने हुए हैं आपके अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन से एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब ये कैसे बने हुए हैं? हमने ये 2 अलग अलग कलर के डॉट से अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। ये अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, ऑल्टरनेटिव डॉट्स लग करके ये एक लॉन्ग रॉड लाइक, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। अब एक प्रोटोफिलामेंट नहीं है यहाँ पर, मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल बनाएगा वो एक प्रोटोफिलामेंट नहीं बनाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल बनाने के लिए आपको ऐसे 13 धागों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे 13 आपको प्रोटोफिलामेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये प्रोटोफिलामेंट्स क्या हैं? ऐसे ये जो 13 धागे हैं, जो ये 13 आपको स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं, ये 13 स्ट्रैंड्स ऐसे एक सर्कल में लगे होंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। जैसे आप यहाँ पर भी थोड़ा देख पा रहे हैं, ये मैंने नंबरिंग यहाँ से लिखी है 1 2 3 4 से लेकर ये 13 तक। और ये हर 13 जो हैं, 13 जो आपको रोज़ नज़र आ रही हैं, ये एक डॉट्स नहीं है, ये पूरी की पूरी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो आप कह सकते हो ऐसे 13 धागों को अगर हम गोलाकार शेप में, एक सर्कुलर शेप में रखें, तो इनसे हमको
जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल बना है अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन से। अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन ऑल्टरनेटिवली अरेंज होकर एक लंबा धागा बनाते हैं। ये एक फिलामेंट ऐसे ज्वाइन हो जाता है, 13 फिलामेंट्स का एक पूरा सर्कल की फॉर्म में ज्वाइन हो जाता है। ये डॉट्स आपको यहाँ से दिख रहे हैं, इसके पीछे पूरी लाइन है, इसके पीछे पूरी लाइन है, इसके पीछे पूरी लाइन है। ऐसे करते करते ये 13 लाइंस से जो स्ट्रक्चर बन के आता है दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम आगे से अब इसके 13 स्ट्रक्चर को हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे लिए एक माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब है 13 लाइंस ऑफ प्रोटोफिलामेंट। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ हैं, कैसे लगे हुए हैं, कैसे अरेंज्ड हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इन स्ट्रक्चर्स में, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर में। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं, अभी आपको यहाँ पर कुछ दिख भी रहा है, 10+2 9+2 अरेंजमेंट एंड 9+0 अरेंजमेंट। इन अरेंजमेंट्स में कैसे ट्यूब्यूल्स हैं ये हम आगे इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया जो है वो आपके कंपैरेटिवली स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं और फ्लैजिला आपके कंपैरेटिवली लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सीलिया आपके सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रोकैरियोटिक में सीलिया नहीं है। ठीक है, अब अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो पैरामीशियम में ये आपके सीलियाज ऐसे साइड पर एंटायर बॉडी पर, पैरामीशियम की एंटायर बॉडी पर सीलिया लगे हुए हैं। अब कैसे ये काम करते हैं, ये एक ओर की तरह काम करते हैं। जैसे ओर इज़ समथिंग जो आप बोट को चलाने में काम करते हैं, रोइंग ऑफ बोट में, जो जिसको हिंदी में चप्पू बोलेंगे। ठीक है, तो ये उस तरीके से काम करता है। ये सारे सीलिया अगर मिलकर मूव करते हैं तो सेल आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। मीन्स सीलिया दे आर हेल्पिंग द सेल टू मूव। अब हम यूकैरियोटिक सेल में भी ये प्रेजेंट है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये प्रेजेंट है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये किस तरीके से प्रेजेंट है। जैसे हम सीलिएटेड एपिथेलियल की टिश्यूज़ की बात करें आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सीलिया सेल से आगे की तरफ ये प्रोजेक्टेड है दोनों साइड में। अब मल्टी सेलुलर में ये सेल्स मूव तो करेंगे नहीं, तो इन सीलिया की मदद से बीच में अगर कोई ऑर्गन के बीच में कुछ मूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे म्यूकस के मूवमेंट की ज़रूरत है, आपके ओवा के मूवमेंट की ज़रूरत है, तो ये जो सीलिया हैं दिस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मीडियम या दिस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सीलिया सेल को मूव करने में मदद करता है और सीलिया सेल के बीच में अगर कोई चीज़ है उसको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये सीलिया कैसे है, सीलिया कैसे प्रेजेंट रहता है, थोड़ा सा यहाँ से हम इसको देखेंगे। जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो जाती है बाहर तक, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर तक एक्सटेंड हो जाती है। तो इस सेल मेम्ब्रेन का तो वही स्ट्रक्चर है जो अभी हमने लास्ट क्लासेस में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर करा है। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बाइलेयर फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है, इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है। इसका स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पे जा कर के सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में ये एक्सोनीम प्रेजेंट है, यही है आपका जो हमने स्ट्रक्चर अभी डिटेल आगे स्टडी करना है। ये है सीलिया का एक आउटलुक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फ्लैजिला। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी है बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है और ये पूरे सेल को मूव कराने में हेल्प करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन सिंगल सेल, जो सिंगल सेल हैं। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, जैसे ह्यूमन बॉडी में, स्पर्म्स में प्रेजेंट है फ्लैजिला फॉर द मूवमेंट। अब
फ्लैजिला जो है वो प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का थोड़ा उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर में जो हमने बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में, आप जाकर के वो देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के फ्लैजिला के 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट का फ्लैजिला है दैट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन। जो यूकैरियोट्स के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है उसमें आपका हुक नहीं है, बेसल बॉडी है और फिलामेंट है। ठीक है, यूकैरियोट का फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। तो यूकैरियोट का फ्लैजिला और सीलिया, इनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ठीक है, अभी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम इसका ज़रा लोकेशन देखें कैसे है कि फ्लैजिला भी सेल मेम्ब्रेन ऐसे बॉडी से आगे प्रोट्यूड हुई और इसके बीच में ये एक्सोनीम है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है और यहाँ पर आपकी प्रेजेंट है बेसल बॉडीज। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं कि क्या है। चाहे आप सीलिया का ट्रांसफर सेक्शन काटें, फ्लैजिला का ट्रांसफर सेक्शन काटें, आपको यहाँ पर मिलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ इस तरीके से। अब हमने वैसे एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या है। ऐसे 13 जो आपके प्रोटोफिलामेंट्स हैं, ठीक है, 13 का जो ग्रुप ऑफ प्रोटोफिलामेंट है उसको एक माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। तो अब हम यहाँ से 13 प्रोटोफिलामेंट्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम इसके एक सर्कल को एक रिप्रेजेंट करेंगे, एक माइक्रोट्यूब्यूल। तो अगर हम सीलिया फ्लैजिला के एक्सोनीम का ट्रांसफर सेक्शन देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पेयर्स में माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, दिस इज़ 1 माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज़ अनदर, दिस इज़ 1, दिस इज़ अनदर। तो हम इसको कह सकते हैं 2 माइक्रोट्यूब्यूल का डबलेट। ठीक है, कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट। ठीक है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब टोटल 18 हो गए। ठीक है, 1 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। तो आउटर में आपको ये 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आएंगे और सेंटर में ये सिंगलेट है, मींस इंडिविजुअल 2 माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, एंड दीज सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर शीथ से कवर्ड है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, जो पेरिफेरल में, जो साइड्स में, पेरिफेरी में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं वो कनेक्टेड हैं लिंकर्स से, और ये लिंकर से आपस में कनेक्ट तो है ही है, लेकिन हर डबलेट का एक माइक्रोट्यूब्यूल इज अटैच टू दिस शीथ, जो सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं उनकी शीथ से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है सीलिया और फ्लैजिला का। ठीक है, अब एक्सोनीम में अभी आप देख रहे हैं इज मेड अप ऑफ 9 डबलेट, मीन्स 9 × 2 18 माइक्रोट्यूब्यूल जो पेरिफेरल में है। सेंटर में 2 सिंगलेट हैं, तो 18 + 2 टोटल आपके पास जो सीलिया फ्लैजिला बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल यूज हो रहे हैं दे आर 20 इन नंबर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम सेंट्रियोल के बारे में, कि सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, हाउ आर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लेस्ड इन अ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्लेस्ड हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स में है। जो हमने सीलिया फ्लैजिला में करा था उसकी पेरिफेरी में डबलेट थे, मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ थे। इन केस ऑफ सेंट्रियोल वी हैव अ ग्रुप ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन है तो 9, मगर इस बार दे आर प्रेजेंट एज अ ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो 3 ये आपके साथ में लगे हुए हैं। अब सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इस अरेंजमेंट को 9 +
ज़ीरो अरेंजमेंट बोलते हैं, और सीलिया फ्लैजिला की अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा भी था, जो हमने कहा था इसको आगे डिस्कस करते हैं। सीलिया फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट, और माइक्रोटिब्यूल में जो ये सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट्स। ठीक है, आइए ज़रा वापस सेंट्रियोल पर चलते हैं। अब ये जो 9 स्ट्रक्चर्स बाहर माइक्रोटिब्यूल के लगे हुए हैं, दे आर इन अ ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, ये 3-3 ऐसे लगे हुए हैं, और अब ये आपस में भी कनेक्टेड हैं। ये देख रहे हो आप, इसका स्मॉल इसके आउटर के साथ, इनर विद आउटर, 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 ऐसे करके ये पूरा 9 जो माइक्रोटिब्यूल्स का ग्रुप है, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिंकर्स। साथ ही में ये जो बाहर माइक्रोटिब्यूल्स हैं, ये सेंट्रल प्रोटीन के साथ भी कनेक्टेड हैं, एंड दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स। सेम स्पोक्स वही वर्ड है जो आपकी साइकिल में स्पोक्स यूज़ होते हैं, टायर को बिल्कुल जो सेंटर में आपका चेन जहाँ से मूव करती है, तो ये वैसे ही स्पोक्स हैं। अब अगर हम इसका एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर देखें तो हमको ये ऐसा नज़र आता है, लाइक अ कार्ट व्हील टाइप स्ट्रक्चर। तो सेंट्रियोल आपका कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर शो करता है विद 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। MCQs में क्वेश्चन आ सकता है, इवन जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट इन सीलिया फ्लैजिला एंड 9+0 अरेंजमेंट इन सेंट्रियोल। अब ये बन गया हमारा एक सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से हम आगे चलते हैं सेंट्रोजोम की तरफ। हाउ इज सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम्स रिलेटेड टू ईच अदर? एक सेंट्रियोल के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें कार्टव्हील स्ट्रक्चर है, 9+2 अरेंजमेंट है। अगर हम ऐसे 2 सेंट्रियोल्स लें एंड प्लेस देम इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दिस एंटायर यूनिट, ये जो पूरा एक नया यूनिट बन रहा है 2 सेंट्रियोल्स का, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम्स दे हेल्प इन सेल डिवीजन। ठीक है, अब इसके जो 2 सेंट्रोजोम है, इसके आसपास कुछ मैट्रिक्स है, एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, जो भी इसके आसपास लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है। इस लिक्विड कंटेंट से बाहर आपको ये स्पिंडल फाइबर्स आते हुए नज़र आएंगे। यही स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ दीज स्पिंडल फाइबर्स के साथ जब आप ये सेंट्रियोल्स के साथ स्पिंडल फाइबर को देखते हैं तो इट गिव्स एन एस्टर लाइक, इसको अब यहाँ पर एस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल से ही, इसी सेंट्रियोल से बेसल बॉडी भी बनती है, इसी सेंट्रियोल से आपके स्पिंडल फाइबर भी बनते हैं। ठीक है, चलिए, सो आई होप कि दिस मच इज़ क्लियर। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की सबसे पहले डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, जिन्होंने 1831 में सेल ऑर्गेनाली के बीच में एक डार्क स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर देखा, जिसका नाम रखा उन्होंने न्यूक्लियस। सिर्फ उन्होंने एक डार्क स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर देखा जिसका नाम रखा न्यूक्लियस। उसके बाद क्रोमैटिन एक बेसिक डाई है, मतलब फ्लेमिंग ने एक बेसिक डाई यूज़ किया और क्रोमैटिन फाइबर को डिस्कवर किया। ठीक है, उन्होंने देखा कि एक जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको कि उन्होंने एक बेसिक डाई से कवर किया। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि डीएनए जो है वो एसिडिक इन नेचर है और नेगेटिवली चार्ज्ड है। न्यूक्लियस कहाँ है? एनिमल सेल में तो सेंट्रल प्लेस हैं। आप सब ने अपनी जूनियर क्लासेस में 8th में 10th में 9th में ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल है, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल है। पेरिफेरल का मतलब बाहर की तरफ, सेंटर के से हट के बाहर की तरफ है। क्यों है प्लांट सेल में पेरिफेरल न्यूक्लियस? प्लांट सेल में पेरिफेरल न्यूक्लियस इसलिए है क्योंकि प्लांट्स के बीच में बहुत सारी स्पेस वैक्यूल ने ले रखी होती है और उसने प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है उसको धक्का मार के साइड पे कर दिया। ठीक है, नॉर्मली न्यूक्लियस
जो है एक सेल में एक ही होता है, लेकिन कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल भी होते हैं, जैसे हमारे स्केलेटल मसल, जो स्ट्राइटेड मसल है स्केलेटल मसल, उसमें आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। ऐसे ही एंथर में एक सेल की लेयर पाई जाती है टैपेटम, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो क्या कोई ऐसा सेल भी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कोई ऐसे सेल्स भी हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं है? येस, डेफिनेटली हैं। और उन सेल्स को हम बोलते हैं ई न्यूक्लिएट, दैट मीन्स विदाउट न्यूक्लियस। कहाँ कहाँ पर विदाउट न्यूक्लियस आपको मिलते हैं? कौन कौन से सेल्स हैं? RBCs एंड सीव सेल्स। ठीक है, सीव सेल्स जो फ्लोएम का पार्ट है। ठीक है, अब हमें न्यूक्लियस को देखना है, तो न्यूक्लियस को देखने के लिए थोड़ा सा हम सेल साइकिल के फेजेस को स्टडी करते हैं कि सेल साइकिल में हमें 2 फेजेस देखने को मिलते हैं, इंटरफेस एंड एम फेज। इंटरफेज आपका ग्रोथ फेज है, यहीं पर आपको प्रॉपर न्यूक्लियस डिवाइड दिखाई देगा। एम फेज में तो न्यूक्लियस टूट जाएगा, ब्रेक हो रहा है और सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एम फेज में आपको न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा क्योंकि न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आपने न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो आप इंटरफेस के न्यूक्लियस को देखेंगे। लेकिन अगर आपने क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी है तो क्रोमोसोम्स आपको एम फेज में दिखेंगे और क्रोमोसोम्स को बेस्ट आप मेटाफेज में देख सकते हैं। अभी ये हमने डिस्कस ही नहीं किए नाम, चलिए इन नाम को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, G1 S G2। ठीक है, और एम फेज जो है वो 4 फेजेस में है। पी मैट से आप इसको याद कर सकते हैं, P प्रोफेज, M मेटाफेज, A एनाफेज, T टीलोफेज, पी मैट। सेल साइकिल के लिए अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है। हम नेक्स्ट लेसन में सेल साइकिल की डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात ये भी और बिल्कुल ध्यान से समझनी है कि बायोलॉजी में एक लेसन एक ही लेसन नहीं है। ठीक है, अब एक लेसन नहीं है, इससे क्या मतलब है कि जब हम किसी टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर कई चीज़ें मुझे बार बार ये कहते हुए सुना होगा कि इसको हम यहाँ भी पढ़ेंगे, इसको हम यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी में एक लेसन को हम इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर सकते। आपके बाकी सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि हम कुछ लेसन्स को इंडिविजुअल स्टडी करें, आपस में लिंक्ड नहीं हो, बट बायोलॉजी में हमारे पूरे ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यूज, सेल्स, दे आर सो इंटरलिंक्ड कि आपको हर लेसन के साथ एक आगे वाले लेसन को और एक पीछे वाले लेसन को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट पर्सनली इज़ कि आप बायोलॉजी को 2-3 बार ज़रूर रिवाइज़ करें। एक बार में तो आपको सिर्फ चीज़ों के नाम याद होते हैं, दूसरी बार आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आता है, तीसरी बार आप लेसन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं बिना ज़्यादा वक्त गवाए। न्यूक्लियस को अगर आपने देखना है तो आप इंटरफेज में ध्यान से इसको देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर्स नज़र आएंगे, क्रोमोसोम्स नहीं नज़र आएंगे। एम फेज में आपको क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, तो इंटरफेज में हमें कैसा दिखेगा? ये डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर ये धागे जैसे स्ट्रक्चर्स जो आपके क्रोमैटिन मटेरियल है। एम फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी और ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आपको यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए ज़रा हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करें। न्यूक्लियस अगेन डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है इट इज़ इन कंटिन्यूएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंटिन्यूएशन में है। ये जो डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक चीज़ आप और ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये डबल मेम्ब्रेन जो है ये आपको जगह जगह से डिसकंटिन्यूस है, मीन्स एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज़ ओपन। दीज ओपन स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, NPC। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड है ये दिस स्पेस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और अंदर की बात करें तो दिस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपको धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है क्रोमैटिन, और एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस। थोड़ा सा इसका डिटेल स्ट्रक्चर को हम नोट्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो बाहर की लेयर है और इनर लेयर
दोनों मिलके बनाती हैं न्यूक्लियर एनवेलप। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? वही लिपिड की बाइलेयर है जो कंटिन्यूएशन विद ER है। इसके बाद पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर पोर, ये वो जगह है जहाँ पर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पर होल्स हैं जिनको आप होल्स ही मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो DNA से बनता है RNA, ठीक है, ये RNA बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगा और जो बाहर से प्रोटीन्स बन रहे हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आएंगे थ्रू दीज पोर्स। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? मैट्रिक्स है जो फ्लूइड है इनसाइड द न्यूक्लियस। अब क्रोमैटिन, क्रोमैटिन इज अ फॉर्म ऑफ DNA इन इंटरफेस। इंटरफेस में आपको क्रोमैटिन के धागे ही धागे नजर आएंगे, ठीक है। 2 मीटर लॉन्ग टोटल लेंथ है आपकी क्रोमैटिन की। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? दे आर मेड अप ऑफ DNA, दे आर मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, दे आर मेड अप ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड RNA। सब कुछ मिलाकर आपका बनता है क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलस क्या है? ठीक है, न्यूक्लियोलस आपका न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सेल का फंक्शन है, सेल कितने ज़्यादा प्रोटीन्स बना रहा है। मोर द नंबर ऑफ प्रोटीन्स मेड बाय द सेल, मोर आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है, जिसको प्लूरल में न्यूक्लियोलाई भी बोलते हैं। ये वो रीजन है जहाँ पर RNA का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर जो कि आपका विजिबल है M फेज में, ठीक है, और M फेज में भी ये कहाँ बेस्ट है? इट इज़ बेस्ट विजिबल इन मेटाफेज। ह्यूमन बींग्स के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बींग्स में। अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो इस तरीके का आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी हम करते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि ये 2 स्ट्रैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। दीज 2 स्ट्रैंड्स दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड जहाँ सेंटर पर मिल रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर, ठीक है। इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको बोलते हैं काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर के ऊपर हमारे स्पिंडल फाइबर जो अभी हमने एस्टर फॉर्मेशन करी थी अपने सेंट्रियोल से, उस एस्टर से जो स्पिंडल निकलेंगे वो यहाँ काइनेटोकोर पे अटैच होंगे और ये काइनेटोकोर की जगह से ही सेल डिवीजन या क्रोमोसोम का डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ बाहर आपको क्रोमोसोम्स के लास्ट में एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी मिलते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब दबी हुई जगह। तो हमने पहली दबी हुई जगह ये सेंट्रोमियर देखी जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, लास्ट में हमने दूसरी कहीं और है तो दैट इज़ अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसके साथ एक ये सैटेलाइट कनेक्टेड है, ठीक है। ये पीस ऑफ DNA को हम सैटेलाइट कहते हैं जो टीलोमियर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए इसकी थोड़े से नोट्स की फॉर्म में इसको स्टडी करते हैं। सेंट्रोमियर प्लेस वेयर ट्रू क्रोमैटिड्स आर अटैच, टीलोमियर आर द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो लास्ट में पॉइंट है दैट इज टीलोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड क्या है? दे आर अटैच विद वन कॉमन सेंट्रोमियर। आर्म्स क्या है? एक क्रोमोसोम में देखिए 2 क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। एक मिनट, ये जो है दे आर सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब सिस्टर मतलब एक क्रोमैटिड ये है और एक क्रोमैटिड ये है। वन क्रोमैटिड इज दिस एंड अनदर वन इज दिस, तो ये 2 जो क्रोमैटिड है इसी को हम सिस्टर क्रोमैटिड बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं और इसकी 4 आर्म्स दिख रही हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स क्या है? ये डिस्क हैं, स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है सेंट्रोमियर के ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर जहाँ पर स्पिंडल अटैच होगा, ठीक है।
अब क्रोमोसोम्स कितनी तरह के होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है तो ये मेटासेंट्रिक आपके सेंट्रोमियर कहलाएंगे, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा दूर है, सेंटर से थोड़ा सा दूर है, तो वो वाले सेंट्रोमियर वो वाले आपके क्रोमोसोम्स कहलाएंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इफ़ द सेंट्रोमियर इज़ वेरी क्लोज टू द एंड बट नॉट एट द एंड, वेरी क्लोज टू द एंड, तो उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर बिल्कुल एंड में हो गया तो उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटा बिल्कुल सेंटर में, टीलो बिल्कुल एंड में, ठीक है। अब मेटा के बाद नेक्स्ट आएगा सब मेटा, यानी कि थोड़ा सा सेंटर से हटके किसी एक साइड पर। तो मेटासेंट्रिक लर्न करना आपको आसान है, सेंटर पर है। सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर से थोड़ा सा दूर। सब आपका हमेशा नेक्स्ट टर्म होती है ना, सब। टीलो एट द एंड, जैसे अभी हमने टीलोमेयर किया था, टीलो शब्द एंड के लिए, और जो बच गया आपका एक्रोसेंट्रिक, दिस दैट मीन्स टूवर्ड्स द एंड, ठीक है, इट मीन्स टूवर्ड्स द एंड। अब नाउ लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेसन इज माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या हैं? ये वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेन से बंधे हुए स्ट्रक्चर्स हैं, इनके पास स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, ये आपके दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसका एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने आपकी बुक में लिखा हुआ है, दैट इज़ पेरोक्सिसोम्स, जिसमें कि एंजाइम है आपका कैटालेज पेरोक्सीडेज, जो कि डिस्ट्रॉय करता है पेरोक्साइड्स को। यहाँ पर ये लेसन आपका फिनिश होता है, सेल। सो आई होप कि आपकी एनसीईआरटी, जब आप इस लेक्चर्स को देखने के बाद एनसीईआरटी रीड करें तो आप समझेंगे कि एनसीईआरटी की कोई लाइन मिस नहीं हुई है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग सो वंडरफुल ऑडियंस।